Good morning. Today we are going to study about the central government. First of all, we start with the definition of a government. सरकार वह एजेंसी या मशीन है जिसके द्वारा राज्य के लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई और लागू की जाती हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बात करते हैं लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव सरकार का पहला अंग है। भारत में लेजिस्लेचर 2 स्तर पर होता है, पहला यूनियन लेजिस्लेचर और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इंडियन यूनियन की एक पार्लियामेंट होगी जिसका निर्माण प्रेसिडेंट और दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर होगा। आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का संयुक्त रूप पार्लियामेंट कहलाता है। अब हम लोकसभा के बारे में विस्तार से जानते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के तहत ये निश्चित किया गया कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से व 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से निर्वाचित किए जा सकते हैं तथा 2 सदस्यों को प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। अब हम जानेंगे कि लोकसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका अर्थ है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसे वोट डालने का अधिकार होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जिसके द्वारा वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र माना जाएगा। सबसे पहले वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वह व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन ना हो। वह व्यक्ति कोर्ट के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित ना किया गया हो और साथ ही वह दिवालिया भी ना हो। लोकसभा के किसी सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु लोकसभा को 5 वर्ष के समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों को बुलाने तथा स्थगित करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। हालांकि लोकसभा की बैठकें बुलाने का नियम यह है कि 2 बैठकों के मध्य 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे लोकसभा के मुख्य अधिकारियों की। स्पीकर लोकसभा के चेयरमैन होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के उपसभापति होते हैं। इनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के मध्य से ही किया जाता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इनके पद से हटाया भी जा सकता है अगर इनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में बहुमत से पास हो जाता है। अब हम जानते हैं स्पीकर के कार्य और शक्तियों के बारे में। लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता के साथ साथ लोकसभा में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना स्पीकर का ही कार्य है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम स्पीकर ही सुनिश्चित करता है। वह सदन के नेता के परामर्श से अलग अलग विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निर्धारित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का सभापति भी होता है। प्रवर समितियों के
सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। स्पीकर ही यह निर्णय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच जितना भी पत्र व्यवहार होता है वह स्पीकर के द्वारा ही होता है। अब हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा पार्लियामेंट का द्वितीय और अपर हाउस कहलाता है। हालांकि इसे लोकसभा के मुकाबले कम शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु राज्यसभा की अपनी खुद की एक महत्वता और उपयोगिता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में इनकी संख्या 245 है, जिनमें से 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। बाकी सदस्य अलग अलग राज्यों तथा यूनियन टेरिटरीज के एमएलएस के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यताएं वही हैं जो कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए हैं। सिर्फ एक अंतर देखा जाता है, लोकसभा के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा से ही किसी मेंबर को डेप्यूटी चेयरमैन के तौर पर चुना जाता है और डेप्यूटी चेयरमैन का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। Now let's have a look at the powers and functions of the parliament. पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय हितों को नजर में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संविधान में किसी भी बदलाव के संबंध में पार्लियामेंट को शक्ति प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रस्ताव पार्लियामेंट में ही पेश किया जाता है। नाउ फाइनेंशियल पावर। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इंडियन पार्लियामेंट को नेशनल ट्रेजर का पूरा अधिकार प्राप्त है। प्रतिवर्ष फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जब तक पार्लियामेंट में बजट स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। यूनियन एग्जीक्यूटिव या कैबिनेट पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अब हम पार्लियामेंट की इलेक्टोरल पावर्स को देखते हैं। दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अदर्स पावर्स में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस इम्पीचमेंट या महाभियोग लाकर प्रेसिडेंट को पद से हटा सकते हैं। इसी प्रकार दोनों हाउस की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अक्षमता या भ्रष्टाचार के आधार पर हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस से मंजूरी लेना आवश्यक है। प्रेसिडेंट रूल एक बार में 6 महीने के लिए लागू होता है। 6 महीने बाद भी इसको आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। Now we move to the powers and functions of Lok Sabha. Legislative powers. कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडियन पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडुअल सब्जेक्ट्स और कुछ विशेष सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बना सकती है। फाइनेंशियल पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फाइनेंशियल मैटर्स में शक्ति सिर्फ लोकसभा को ही प्राप्त है। मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है, खासतौर पर लोकसभा के प्रति। लोकसभा संविधान में बदलाव या अमेंडमेंट कर सकता है। आर्टिकल 54 कहता है कि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा सदस्यों और
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव पावर। राज्यसभा को भी कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन मनी बिल्स के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार दिए गए हैं। नाउ द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। राज्यसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने को लेकर लोकसभा के ही बराबर अधिकार प्राप्त हैं। किसी बदलाव को लेकर यदि लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं होगा। फाइनेंशियल पावर। राज्यसभा के पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं लेकिन लोकसभा के कंपैरिजन में बहुत कम है। मनी बिल पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा से पास होने के बाद मनी बिल राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा मनी बिल पर 14 दिन तक विचार कर सकती है और अपने सुझाव लोकसभा के सामने रख सकती है। उन सुझावों को मानना या ना मानना लोकसभा पर डिपेंड करता है। नाउ द पावर्स ऑन एग्जीक्यूटिव। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो कैबिनेट होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही रखता है, राज्यसभा के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। अदर पावर्स में हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी प्रस्ताव ला सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पास किया जाता है और उसके बाद उसे लोकसभा भेजा जाता है। अगर इमरजेंसी 1 महीने से ज़्यादा लगानी होती है उस समय दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेटली अलग अलग रूप से मेजोरिटी में बहुमत द्वारा इमरजेंसी पर प्रस्ताव पास किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के पास 2 विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। पहला, आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा स्टेट लिस्ट के किसी विषय को 2/3 मेजोरिटी से पास करके राष्ट्रीय महत्व का बना सकती है। दूसरा, आर्टिकल 312 के अनुसार सिर्फ राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है कि वह 2/3 मेजोरिटी के द्वारा किसी नई भारतीय सेवा व्यवस्था की शुरुआत कर सकता है। That is all about the legislative. Now let's have some questions related to the topic covered in the class today. So dear students, take a screenshot and note down the questions as your homework. We shall discuss about the executive and judiciary in our next class. Till then, stay home, stay safe.